नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राहुल गांधी लगातार अडानी का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं, लेकिन इससे अलग बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधने के लिए फ्रांस की मीडिया आउटलेट मीडिया पार्ट और ओसीसीआरपी की रिपोर्ट का हवाला देकर राहुल को घेरा और आरोप लगाया कि वो अमेरिकी अरबपति सोरोस और अमेरिकी विदेश विभाग से मिले हैं और उनके समर्थन से पीएम मोदी को निशाना बना रहे हैं। हालांकि अब फ्रांसीसी मीडिया आउटलेट मीडिया पार्ट ने ही बीजेपी को एक्सपोज कर दिया है और मोदी की पार्टी बीजेपी पर फर्जी न्यूज फैलाने और उसकी रिपोर्ट को दुरुपयोग का आरोप लगाया। उसने इसके लिए बीजेपी की निंदा भी की है। मीडिया पार्ट की प्रकाशक और निदेशक कैरेन फोटे ने कहा है कि रिपोर्ट को बीजेपी ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, इसकी वो निंदा करती हैं। भाजपा ने अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने और प्रेस की आज़ादी पर हमला करने के लिए उनकी रिपोर्ट को गलत तरीके से इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जिस साजिश को साबित करने के लिए उनकी रिपोर्ट का इस्तेमाल किया उसमें कोई तथ्य नहीं है। भाजपा ने फर्जी खबरें फैलाने के लिए मीडिया पार्ट के लेख का गलत इस्तेमाल किया है, जिसे हमने कभी प्रकाशित नहीं किया। बता दें, रिपोर्ट का हवाला देकर बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरा था और फिर गोदी मीडिया भी अपने कामों में तुरंत लग गई थी। फ्रांसीसी मीडिया आउटलेट के हवाले से भाजपा ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए अमेरिकी विदेश विभाग को भी इस विवाद में खींच लिया था। उसने एक्स पर आरोप लगाया था कि अमेरिकी विदेश विभाग भी इस साजिश में शामिल है, क्योंकि सार्वजनिक दस्तावेजों के अनुसार USAID ने ओसीसीआरपी को पर्याप्त धनराशि दी थी। हालांकि भारत में अमेरिकी दूतावास ने एक बयान में कहा कि ये निराशाजनक है कि भारत में सत्तारूढ़ दल भाजपा इस प्रकार के आरोप लगा रहा है। बता दें, भाजपा सांसद अमित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा को दोहराया, आरोप लगाया कि अमेरिकी विदेश विभाग इस कोशिश में शामिल था। पात्रा ने उस रिपोर्ट के आधार पर राहुल गांधी को गद्दार तक कह दिया था, लेकिन अब सामने आ गया है कि जिस रिपोर्ट के आधार पर भाजपा नेता आरोप लगा रहे थे वो रिपोर्ट ही फर्जी थी या उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी को सिर्फ फेक न्यूज का ही सहारा है। जब बीजेपी के लोगों ने जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर फ्रेंच मीडिया कंपनी मीडिया पार्ट का हवाला दिया तो इससे मीडिया पार्ट ने ही इनकार कर दिया। मीडिया पार्ट ने बीजेपी से कहा कि आप हमारे नाम पर फेक न्यूज मत फैलाइए, हमने ऐसी कोई आर्टिकल छापा नहीं है। वहीं अगर मीडिया पार्ट बीजेपी के लिए इतना विश्वसनीय है तो रफाल के खुलासे के समय वो इसका विरोध क्यों कर रहे थे? ये ठीक वैसा ही है जैसे अडानी को बचाने के लिए बीजेपी ने अमेरिका पर भी मनगढ़ंत आरोप लगा दिया, तब अमेरिका ने भी साफ कर दिया कि हमने कुछ नहीं किया है। कांग्रेस नेता सुप्रेशनेत ने कहा कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि ओसीसीआरपी भारत के खिलाफ साजिश करता है, जबकि सच ये है कि ये मोदी अडानी के संबंधों की कलई खोलता है। बीजेपी को ओसीसीआरपी से दिक्कत इसलिए है क्योंकि इसी ने बताया था कि विनोद अडानी के सहयोगी चांग यूंग लिंग और नासिर अली शबान अहली के पास अडानी की 4 लिस्टेड कंपनियों के 13% शेयर हैं। विनोद अडानी के इन्हीं दोनों सहयोगियों की मदद से कोयले का दाम बढ़ाकर और महंगी बिजली बेचकर अडानी मुनाफा कमाते रहे। बीजेपी के नेता ये भी आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस विदेशी मीडिया पर निर्भर है, लेकिन जब वही विदेशी मीडिया मोदी की तारीफ करती है तो ये लोग उछल कूद करने लगते हैं। कांग्रेस ने ही अब मोदी सरकार पर जॉर्ज सोरोस की मदद करने का आरोप लगाया है। इसने कहा है कि मोदी की सरकार सोरोस को पैसे दे रही है। जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर भारत विरोधी साजिश रचने का आरोप लगाने वाली बीजेपी और मोदी सरकार पर कांग्रेस ने यह पलटवार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया है। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया गया कि नरेंद्र मोदी की सरकार जॉर्ज सोरोस को पैसे दे रही है। जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के 68 देशों में प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इस फाउंडेशन की फंडिंग UN डेमोक्रेसी फंड से आती है। इस UN डेमोक्रेसी फंड में करीब 45 देश डोनर हैं और हिंदुस्तान नंबर 4 का डोनर है। इसी के साथ पार्टी ने कहा है कि ऐसे में नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा जाएगा कि नरेंद्र मोदी सरकार क्यों UN डेमोक्रेसी को फंड डोनेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये पूछा जाएगा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 8 साल में $9,000 अमेरिकी UN डेमोक्रेसी फंड को क्यों दिए, जो जॉर्ज सोरोस को फंड कर रहा है। कांग्रेस ने मोदी सरकार से पूछा है कि जॉर्ज सोरोस नाम का आदमी अगर भारत विरोधी गतिविधियां कर रहा है तो आप उसका धंधा पानी भारत में बंद क्यों नहीं करवाते। पार्टी ने पूछा है कि मोदी सरकार आदेश देकर जॉर्ज सोरोस के सारे बिजनेस और फंडिंग पर रोक क्यों नहीं लगवाती है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने आरोप लगाया है कि अडानी को बचाने के लिए बीजेपी और मोदी सरकार जॉर्ज सोरोस के नाम पर स्वांग रच रही है। उन्होंने कहा है कि आज जॉर्ज सोरोस को लेकर मोदी सरकार से कांग्रेस के कुछ सवाल हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अमेरिका की सरकार को क्यों नहीं लगती कि जॉर्ज सोरोस हमारे देश के खिलाफ गतिविधियों में शामिल है, उसका प्रत्यर्पण हो, हम उसके खिलाफ भारत में एक्शन लेंगे। कांग्रेस ने कहा कि जॉर्ज सोरोस से सबसे ज्यादा पैसा लेने वाले 2 भारतीय युवा प्रधानमंत्री मोदी के बेहद करीबी हैं। मोदी के साथ उनके फोटो कांग्रेस ने जारी किए। ये दोनों नाम हैं गौरव हिंदुजा और शशांक ऋषिशंक। ये दोनों नरेंद्र मोदी जी के प्रबल समर्थक हैं जो उनके साथ मंच साझा करते रहते हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि बीजेपी के कोषाध्यक्ष और पश्चिम बंगाल के गवर्नर रहे वीरेंद्र शाह जी की पोती प्रिया शाह की शादी शशांक ऋषिशंक के साथ हुई है। इस शादी में बीजेपी के बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी और देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए थे। शशांक ऋषिशंक वही व्यक्ति हैं जो जॉर्ज सोरोस द्वारा पोषित एक फंड कैपिटल फ्लोट चलाते हैं, जिसे अब एक्सयू के नाम से जाना जाता है। ऐसे में हमारा सीधा सवाल है कि जॉर्ज सोरोस द्वारा घोषित एक फंड चलाने वाले लोगों के खिलाफ बीजेपी सरकार क्या एक्शन लेगी? जॉर्ज सोरोस द्वारा पोषित एक फंड चलाने वालों से बीजेपी क्यों रिश्ता रखती है? विपक्षी दलों ने मंगलवार को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ सदन की पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाते हुए अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया। नोटिस पर कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, डीएमके और आरजेडी के करीब 60 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। नोटिस को राज्यसभा सचिवालय को सौंपा गया। हालांकि अडानी घूसकांड के मुद्दे पर दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा नहीं हो सकी। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दल इस मुद्दे को संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन से उठा रहे हैं। मंगलवार को संसद का 12वां दिन था, लेकिन बिना कोई काम के सत्र स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि 72 साल में पहली बार विपक्ष की पार्टियों ने राज्यसभा में चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया है। ये दिखाता है कि हालात कितने खराब हैं। राज्यसभा के चेयरमैन बड़े वकील हैं, संविधान की समझ रखते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सदन चलाया है, इंडिया गठबंधन को अविश्वास प्रस्ताव के लिए मजबूर होना पड़ा। आज सारी पार्टियां एक आवाज में कह रही हैं कि चेयरमैन साहब पक्षपात कर रहे हैं। क्या चुनाव से पहले ज्यादा वोट पाने के लिए महायुति सरकार ने लाडली बहन योजना के आवेदनों की जांच नहीं की थी? आखिर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा संकेत क्यों दिया है कि महायुति सरकार की लाडली बहन योजना की जांच की जाएगी, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि केवल पात्र उम्मीदवारों को ही इसका लाभ मिले? लाडली बहना योजना की जांच के संकेतों को लेकर शिवसेना यूबीटी और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने महायुति पर आरोप लगाया है कि वोट पाने के लिए ठीक से जांच किए बिना ही योजना के तहत पैसे बांटे गए। लेकिन इसके साथ ही इसने सरकार से उन लोगों से पैसे वापस लेने से बचने को कहा है जो मानदंडों पर खरे नहीं उतरते हैं। महाराष्ट्र में चुनाव से कुछ महीने पहले ही एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने लाडली बहन योजना की शुरुआत की थी, जिसमें गरीब या कम आय वाली महिलाओं को 1500 रुपये महीने दिए जाने की घोषणा की गई थी। चुनाव से पहले कुछ किस्तें भी जारी की गई थी। लाडली बहन योजना के तहत अब तक 2.34 करोड़ महिलाओं को लाभ मिल चुका है। हालांकि बाद में चुनाव के दौरान महायुति ने 1500 रुपये की इस राशि को बढ़ाकर 2100 रुपये की करने की घोषणा कर दी थी। इसको लेकर मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा है कि ये योजना जारी रहेगी, लेकिन इसके साथ ही जांच के संकेत भी दिए। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के पहले 8 महीनों में देश भर में एक चिंताजनक स्थिति सामने आई है, जिसमें 11,70,000 से ज्यादा बच्चों की पहचान की गई है जो स्कूलों में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। इस आंकड़े से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में अब भी कई चुनौतियां बनी हुई हैं। लोकसभा में सोमवार को दिए गए इन चौंकाने वाले आंकड़ों के अनुसार सबसे गंभीर हालत उत्तर प्रदेश की है, जहां लगभग 7,85,000 छात्र स्कूली शिक्षा से वंचित हैं। झारखंड में यह संख्या 65,000 से अधिक है, जबकि असम में लगभग 64,000 छात्र स्कूल से बाहर हैं। गुजरात जैसे राज्य में भी 54,500 से अधिक बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। मध्य प्रदेश और हरियाणा में भी स्थिति चिंताजनक है, जहां 30 से 40,000 के बीच छात्र स्कूल नहीं जाते हैं। बिहार, जो शिक्षा के मामले में पहले से ही पिछड़ा हुआ है, वहां भी लगभग 25,000 बच्चे स्कूल से दूर हैं। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति का दावा करने वाले दिल्ली में भी लगभग 18,300 बच्चे स्कूल से बाहर हैं। हालांकि राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से जारी आंकड़े कहते हैं कि यूपी महिलाओं के खिलाफ अपराध में सबसे आगे था।
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव के विवादित भाषण के बारे में रिपोर्ट पर संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से भाषण का ब्यौरा मांगा है। कोर्ट की तरफ से जारी एक स्टेटमेंट में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस शेखर कुमार यादव द्वारा दिए गए भाषण की अखबारों में छपी खबरों पर संज्ञान लिया है। हाई कोर्ट से जानकारी मांगी गई है और मामला विचाराधीन है। ये पूरा घटनाक्रम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना को जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग करने वाली शिकायतें मिलने के बाद हुआ है। बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव के बयान का मुद्दा आज लोकसभा में भी गूंजा और जस्टिस शेखर कुमार यादव को हटाने की मांग वाले नोटिस पर साइन हुए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव के बयान पर राज्यसभा के सांसद और वकील कपिल सिब्बल ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारत को तोड़ने वाली बात है। राजनेता भी ऐसी बात नहीं करते हैं और वो तो संविधान की रक्षा के पद पर बैठे हैं, उनको ये शब्द शोभा नहीं देते हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि ऐसे बयान देने वाले जज की नियुक्ति कैसे होती है, ऐसे बयान देने के लोगों की हिम्मत कैसे होती है, ये 10 साल में ही क्यों हो रहा है। कुछ लोग हैं जो ऐसे बयान देते हैं और इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, इसके बाद राज्यसभा सांसद बन जाते हैं। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को सख्त कदम उठाने चाहिए और उस शख्स को कुर्सी पर नहीं बैठने देना चाहिए। एक भी केस उसके पास नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह, विवेक तन्खा, जावेद अली, मोहन झा, सीपीएम पार्टी आदि से चर्चा हुई है और हम लोग जल्द से जल्द मिलेंगे और जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाएंगे और कोई रास्ता बचा नहीं है। जो भी लोग न्यायपालिका की आज़ादी में विश्वास करते हैं वो सारे लोग हमारे साथ आएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ वकीलों का गुस्सा बढ़ रहा है। अखिल भारतीय वकील संघ ने भारत के चीफ जस्टिस को लिखे पत्र में जस्टिस यादव पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वकीलों के संघ ने कहा कि जस्टिस यादव का भाषण मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैलाने वाला है। अन्य लोगों ने भी जस्टिस यादव के बयान की निंदा की है। बता दें, जस्टिस यादव ने रविवार को विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था और वहां विवादित भाषण दिया था। उन्होंने साफ साफ कहा था, ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि ये भारत है और ये बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा। उन्होंने कहा था, ये जो कठमुल्ला है, कठमुल्ला ये सही शब्द नहीं हो सकता है, लेकिन मैं इसे कहने में संकोच नहीं करूंगा क्योंकि ये देश के लिए हानिकारक है, देश के खिलाफ हैं और भड़काने वाले लोग हैं। वो ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि देश आगे बढ़े और हमें उनसे सावधान रहने की जरूरत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के राज्यसभा सदस्य और ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के अध्यक्ष विकास रंजन भट्टाचार्य और एआईएलयू महासचिव पीवी सुरेंद्रनाथ द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है कि जस्टिस यादव का सांप्रदायिक भाषण संविधान और उसके लोकाचार के खिलाफ है। उनका बयान धर्मनिरपेक्षता और न्यायपालिका की आज़ादी का सीधा अपमान है। उन्होंने कहा कि यह न्यायपालिका की आज़ादी को अंदर से नुकसान पहुंचाने की तरह है। भट्टाचार्य और सुरेंद्रनाथ के पत्र में कहा गया है कि लोकतंत्र बहुसंख्यकवाद या धार्मिक बहुसंख्यकवाद नहीं है। जज के ये शब्द जहरीले हैं। एक संवैधानिक अदालत के मौजूदा जज के लिए सबसे अशोभनीय और हाईकोर्ट के जज के पद की संवैधानिक शपथ का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि जस्टिस यादव की अभिव्यक्ति और लोकतंत्र की अवधारणा हिंदू राष्ट्र से कम नहीं है। वहीं सीपीआईएम पोलित ब्यूरो सदस्य बृंदा किरात ने भी भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को पत्र लिखकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव के खिलाफ उनकी टिप्पणी के लिए कार्रवाई की मांग की है। सपा नेता रामगोपाल यादव ने कहा है कि आरएसएस हमेशा से ऐसा ही रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। टीएमसी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने जस्टिस यादव की टिप्पणियों की निंदा की और उन्हें विभाजनकारी करार दिया। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक किराना स्टोर का दौरा किया। राहुल ने वीडियो जारी किया है। राहुल ने इस दौरान व्यापारियों से बिजनेस में होने वाली समस्याओं और उनके समाधान पर भी चर्चा की। राहुल ने कहा कि किराना स्टोर सिर्फ सामान बेचने के माध्यम पर नहीं है, उनके कस्टमर्स के साथ इमोशनल और कल्चरल कनेक्शंस होते हैं। लेकिन क्विक कॉमर्स बिजनेस के तेजी से बढ़ने के कारण हजारों किराना स्टोर बंद हो रहे हैं, जो कि चिंताजनक है। ऐसे में हमें एक बैलेंस बनाने की जरूरत है, एक ऐसा सिस्टम जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को प्रोत्साहित करे, लेकिन उनके कारण जो गंभीर रूप से प्रभावित हों उन्हें सुरक्षा जाल भी प्रदान करे। जब हमारी अर्थव्यवस्था में बदलाव हो रहा हो और हम ग्लोबल ट्रेंड्स के हिसाब से आगे बढ़ रहे हों, तब ये सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक है कि छोटे कारोबारियों का नुकसान ना हो।
इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर बवाल चल रहा है। इस बीच आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस का नेता चुना जाना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को सीधी नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के विरोध का कोई भी मतलब नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में होने वाले चुनाव में उनकी ही पार्टी सत्ता पर काबिज होगी। मंगलवार को शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने संकेत दिया कि उनकी पार्टी इस बात पर चर्चा करने के लिए तैयार है कि क्या कांग्रेस के बाहर के किसी व्यक्ति को विपक्ष के इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गठबंधन के सभी घटक इस मुद्दे पर चर्चा करने को इच्छुक हैं। संजय राउत राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव की उस टिप्पणी पर जवाब दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने की अनुमति दी जानी चाहिए। राउत ने कहा कि खड़गे और राहुल गांधी सहित कांग्रेस नेतृत्व के साथ उनकी पार्टी के संबंध बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और इंडिया के सहयोगियों में इसके सांसदों की संख्या सबसे ज्यादा है। फिर भी अगर इंडिया ब्लॉक को फिर से मजबूत करना है तो हर कोई नेतृत्व पर चर्चा करना चाहता है जो गठबंधन को समय दे सकता है, चाहे वो ममता बनर्जी हो, उद्धव ठाकरे, लालू प्रसाद यादव, शरद पवार या अखिलेश यादव। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि बीजेपी प्रमुख नवीन पटनायक भी, जिनकी पार्टी इस गुट का हिस्सा नहीं है, इंडिया में शामिल हो सकते हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। इसी कड़ी में उन्होंने आज ऑटो वालों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली में ऑटो वालों का अब इंश्योरेंस होगा। ऑटो वालों का 10 लाख तक का इंश्योरेंस किया जाएगा। वहीं केजरीवाल ने ऑटो ड्राइवर की बेटी की शादी में 1 लाख की सहायता का भी ऐलान किया। केजरीवाल ने कहा कि ऑटो वालों की वर्दी के लिए साल में 2 बार 2,500 रुपए की मदद दी जाएगी। साथ ही ऑटो वालों के बच्चों की कोचिंग का खर्चा भी दिल्ली सरकार उठाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 9 दिसंबर को केंद्र सरकार के मुफ्त राशन बांटने पर सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि कब तक ऐसे मुफ्त राशन बांटा जाएगा, सरकार रोजगार के अवसर क्यों नहीं पैदा कर रही है। बता दें, केंद्र ने अदालत को बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त या रियायती राशन दिया जा रहा है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस मनमोहन की बेंच ई श्रम पोर्टल के तहत पात्र पाए गए प्रवासी श्रमिकों और अकुशल मजदूरों को मुफ्त राशन कार्ड दिए जाने से संबंधित मामले पर सुनवाई कर रही थी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिन शुक्रिया अदा किया। आरबीआई गवर्नर के तौर पर शक्तिकांत दास का कार्यकाल मंगलवार को खत्म हो रहा है। हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों के कारण बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में खटास आ गई है। इस बीच बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार ने कहा है कि उसके भारत के साथ ऐतिहासिक रिश्ते हैं और वो उन्हें आगे बढ़ाना चाहती है। साथ ही वो भारत के साथ काम करने के लिए भी बेताब है। सोमवार को भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री से मुलाकात के बाद बांग्लादेश के विदेश सचिव मोहम्मद जसीमुद्दीन ने यह बात कही। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के तख्तापलट ने सीरियाई लोगों, क्षेत्र के देशों और विश्व शक्तियों को मंगलवार को परेशान कर दिया कि आगे क्या होगा, क्योंकि विद्रोही गठबंधन ने सरकार बदलने के लिए अपना पहला कदम उठा लिया है। दमिश्क में अभी भी जश्न का माहौल होने के बीच असद के प्रधानमंत्री मोहम्मद जलाली विद्रोहियों के नेतृत्व वाली सरकार को सत्ता सौंपने पर सहमत हो गए। मुख्य विद्रोही कमांडर अहमद अल शरा ने सरकार पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री मोहम्मद जलाली और उपराष्ट्रपति फैसल मेक्ताज से मुलाकात की। जलाली ने कहा कि हैंडओवर करने में कई दिन लग सकते हैं। अल जजीरा टेलीविजन ने बताया कि ट्रांजिशनल अथॉरिटी का नेतृत्व मोहम्मद अल बशीर करेंगे। सीरियाई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क समेत देश के विभिन्न इलाकों में स्थित कई सैन्य ठिकानों पर दर्जनों हवाई हमले किए हैं। सीरिया के सैन्य ठिकानों पर 100 से ज्यादा हमले किए गए हैं। स्थानीय मीडिया के मुताबिक रासायनिक हथियार बनाने वाले एक संदिग्ध रिसर्च सेंटर पर भी इजरायल ने हमला किया। इजरायल का कहना है कि असद सरकार के जाने के बाद हथियारों को आतंकियों के हाथों में जाने से रोकने के लिए वो हमले कर रहा है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।